अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक पखवाड़े पहले कहा था कि भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। पोम्पियो के बयान पर किसी को ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अमेरिका और भारत पिछले 3 दशक से एक संयुक्त वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। इस प्रोग्राम को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। दोनों देश मिलकर डेंगू, आंतों की बीमारियां, इन्फ्लुएंजा और टीबी की रोकथाम पर साथ काम कर चुके हैं। दोनों देश डेंगू वैक्सीन के ट्रायल्स निकट भविष्य में करने वाले हैं। भारत की गिनती जेनेरिक दवाओं और वैक्सीन की दुनिया में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में होती है। देश में वैक्सीन बनाने वाली आधा दर्जन से ज़्यादा बड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा कई छोटी कंपनियां भी वैक्सीन बनाती हैं। ये कंपनियां पोलियो, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, रोटा वायरस, बीसीजी, मीजल्स, मम्प्स और रूबेला समेत दूसरी बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाती हैं। अब तकरीबन आधा दर्जन भारतीय कंपनियां कोविड-19 के वायरस के लिए वैक्सीन विकसित करने में जुटी हुई हैं। इन कंपनियों में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। वैक्सीन के डोज के उत्पादन और दुनिया भर में बिक्री के लिहाज से यह दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी है। 53 साल पुरानी यह कंपनी हर साल 1.5 अरब डोज बनाती है। कंपनी के 2 बड़े प्लांट पुणे में हैं। हालांकि कंपनी के नीदरलैंड्स और चेक रिपब्लिक में भी छोटे प्लांट्स हैं। इस कंपनी में करीब 7,000 लोग काम करते हैं। कंपनी 165 देशों में 20 तरह की वैक्सीन सप्लाई करती है। बनाई जाने वाली कुल वैक्सीन का करीब 80% हिस्सा निर्यात किया जाता है। इनकी कीमत औसतन 50 सेंट प्रति डोज होती है। इस तरह से यह दुनिया की कुछ सबसे सस्ती वैक्सीन बेचने वाली कंपनियों में से भी एक है। अब कंपनी ने कोडाजेनिक्स के साथ गठजोड़ किया है। कोडाजेनिक्स एक अमरीकी बायोटेक कंपनी है। दोनों कंपनियां साथ मिलकर लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन यानी ऐसी वैक्सीन जिसमें वायरस को कमज़ोर करके लैब में वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि यह वायरस जीवित होता है, बनाएंगी। दुनिया भर की तकरीबन 80 कंपनियां इस काम में लगी हुई हैं। इस वैक्सीन को नुकसान पहुंचाने वाले गुणों को खत्म कर तैयार किया जाता है, लेकिन इस वायरस को जिंदा रखा जाता है। पैथोजन के कमज़ोर होने की वजह से ये बेहद हल्की बीमारी पैदा करते हैं, क्योंकि इन्हें लेबोरेटरीज में कंट्रोल्ड माहौल में इस्तेमाल किया जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आधार पूनावाला ने कहा है कि हम अप्रैल में इस वैक्सीन को जानवरों पर ट्रायल करने वाले हैं। सितंबर तक हम मनुष्यों पर ट्रायल शुरू करने की स्थिति में होंगे। पूनावाला की कंपनी ने यूके सरकार के समर्थन से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित की जा रही एक वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भी करार किया है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड चिंपैंजी वायरस इस नई वैक्सीन का आधार होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद है कि सितंबर तक इस वैक्सीन की कम से कम 10 लाख डोज तैयार हो जाएंगी। ऑक्सफोर्ड के जेनर इंस्टीट्यूट के हेड प्रोफेसर एंड्रियन हिल ने बीबीसी के हेल्थ और साइंस संवाददाता जेम्स गैलागर को बताया कि यह साफ है कि इस साल के अंत तक पूरी दुनिया को लाखों डोज की ज़रूरत पड़ने वाली है, ताकि हम इस महामारी को ख़त्म कर सकें और लॉकडाउन से बाहर आ सकें। इसी मोर्चे पर भारतीय वैक्सीन कंपनियां दूसरों से काफ़ी आगे नजर आती हैं। पूनावाला की कंपनी ही अकेले 40 से 50 करोड़ डोज बना सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बड़ी कैपेसिटी है, क्योंकि हमने इसमें पैसा निवेश किया है। हैदराबाद की भारत बायोटेक ने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन और अमरीकी फर्म फ्लूजेन के साथ गठजोड़ का ऐलान किया है। इस करार के जरिए ये कंपनियां दुनिया भर में वितरित करने के लिए 30 करोड़ डोज बनाएंगी। जायडस कैडिला 2 वैक्सीन पर काम कर रही है। दूसरी ओर बायोलॉजिकल इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स और मिनवैक्स भी एक वैक्सीन विकसित कर रही हैं। इसके अलावा 4-5 और घरेलू कंपनियां वैक्सीन विकसित करने के शुरुआती चरण में हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि इसका श्रेय एंटरप्रेन्योरशिप और फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों को जाता है, जिन्होंने क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसेस पर पैसा निवेश किया है। इस वजह से ही बड़े पैमाने पर इन वैक्सीन का उत्पादन मुमकिन हो रहा है। साथ ही इन कंपनियों के मालिकों का दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने का मकसद भी है। वे एक मुनाफे वाला धंधा भी चला रहे हैं और इससे आम लोगों, उनका और पूरी दुनिया का फायदा है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि लोगों को हाल फिलहाल में किसी वैक्सीन के आने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
लंदन के इंपीरियल कॉलेज के ग्लोबल हेल्थ के प्रोफेसर डेविड नाबारो का कहना है कि मानवों को निकट भविष्य में कोरोना वायरस के डर के साथ जीना होगा। वह कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वैक्सीन के सफलतापूर्वक विकसित होने में अभी कोई गारंटी नहीं है। टिम लेहे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट मेडिकल सेंटर के वैक्सीन रिसर्चर हैं। वह चेतावनी देते हैं कि इस बात की फिक्र करने की पर्याप्त वजह है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन से नुकसान पहुंचाने वाले इम्यून रिस्पॉन्स भी नज़र आ सकते हैं। पूरी दुनिया में कोविड-19 के संक्रमितों का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं इससे मरने वालों की तादाद 1,77,000 के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में बड़े पैमाने पर उत्पादित की जा सकने वाली एक सुरक्षित वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। हर लॉट को मार्केट में भेजे जाने से पहले उसका केमिकल और बायोलॉजिकल टेस्ट जरूरी होगा। Majority of polls show that Americans blame China for the spread of the coronavirus, and yet they're taking advantage of the crisis to make the world more dependent on their supply chains. How do you hold China accountable, and how do you keep our country? Well, Charlie, there are a lot of ways you can hold them accountable. We're doing very serious investigations, as you probably know, and we are not happy with China. We are not happy with that whole situation, because we believe it could have been stopped at the source, it could have been stopped quickly, and it wouldn't have spread all over the world, and we think that should have happened. So we'll let you know at the appropriate time, but we are doing serious investigations. American businesses from relying on China for their supply chains, how do you fix that? Well, we've already discussed that, and especially having to do with medical supplies and others. If you look prior to this virus, the deficit was coming way down under my administration because I put massive tariffs on China. We took in tens of billions of dollars, gave some of it to the farmers who were unfairly targeted by China. Nobody's ever done that before. We never took in 10 cents from China. Now, all of a sudden, I think you know very well, we've taken in tens of billions of dollars. I helped the farmers by giving them 2 years ago $12 billion, all coming from China, and we had plenty left over too. And then the following year, $16 billion. And this year, we're also going to help our farmers. But nobody's ever done a thing like that because they were targeted unfairly by China. So we're doing a very strong investigation, and we'll let you know what the result of that is. We should be able to get the answers to. मध्य पूर्व में कोरोना वायरस का कहर पालतू जानवरों पर भी बरसा है। लोग अपने पालतू जानवरों को लावारिस सड़कों पर छोड़ रहे हैं। بالفترة الأخيرة كتير سمعنا وشفنا ناس تخلوا عن حيواناتهم الأليفة بسبب خوف। हाल ही में हमने कई लोगों को इस डर से अपने पालतू जानवरों को लावारिस छोड़ते हुए देखा है कि उनसे वायरस फैल सकता है। मेरी एक दोस्त ने एक गर्भवती बिल्ली को बचाया था जिसे उसके मालिकों ने छोड़ दिया था। व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। हमें तो उस बिल्ली से बहुत प्यार है, खासकर मेरे बेटे की तो वो अच्छी दोस्त बन गई है। بالفترة الأخيرة وخاصة ابني ورد اللي مايلز يعتبر حاليا هو صديقه الوحيد। मुझे लगता है अब हम ज्यादा सतर्क हो गए हैं। हम जितना संभव हो उतना सफाई बरतने की कोशिश करते हैं। हालांकि कई बार ये मुश्किल होता है, खासकर कुत्तों के लिए, लेकिन हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नियमों का पालन करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अभी तक की रिसर्च ये कहती है कि वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है। अगर जानवर किसी संक्रमित इंसान के संपर्क में आते हैं तो ये वायरस उनमें भी फैल सकता है। लेकिन ये समझने के लिए कि पालतू और जंगली जानवरों में बीमारी फैल सकती है या नहीं, इसके लिए और सबूतों की जरूरत है। हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैज्ञानिकों की बात माननी चाहिए। हमें अविश्वसनीय स्रोतों को नहीं सुनना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि वायरस के बारे में हमारी जानकारी सीमित है और हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि इससे पालतू जानवरों को नुकसान ना हो। जैक मा, चीन के अरबपति कारोबारी, अलीबाबा कंपनी के फाउंडर, जिनका नाम अक्सर आपने दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में सुना होगा। कोविड-19 की महामारी के बीच जैक मा की कंपनी दुनिया भर के देशों में मेडिकल सप्लाई भेज रही है। जैक मा ने पिछले महीने ही ट्विटर अकाउंट खोला है और अभी तक उन्होंने जितने भी ट्वीट किए हैं वो सब के सब दुनिया भर के देशों को भेजी जा रही मेडिकल सप्लाई के बारे में है।
उनकी तरफ से भेजी जा रही मेडिकल सप्लाई अभी तक 150 से भी ज्यादा देशों को मिल चुकी है। इस मेडिकल सप्लाई में फेस मास्क से लेकर वेंटिलेटर तक शामिल हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें अपने लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रही? दुनिया के बाकी उद्योगपतियों ने भी कोरोना वायरस महामारी के लिए डोनेट किया है, जैक मा से भी ज्यादा किया है। लेकिन कोविड-19 की महामारी की आज जो स्थिति है उसमें कुछ देशों के लिए पैसे की मदद से ज्यादा मेडिकल सप्लाई जरूरी है। उद्योगपतियों की इस लिस्ट में केवल जैक मा ही ऐसे हैं जो मेडिकल सप्लाई जरूरतमंद देशों को पहुंचा सकते हैं। जैक मा ने कोरोना वायरस की वैक्सीन रिसर्च के लिए भी लाखों रुपए की मदद दी है। मार्च से ही जैक मा फाउंडेशन और उससे जुड़े अलीबाबा फाउंडेशन ने अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लातिन अमेरिका और यहाँ तक कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील कहे जाने वाले ईरान, इसराइल, रूस और अमेरिका में मेडिकल सप्लाई वाले कार्गो विमान भेजना शुरू कर दिया था। जैक मा की शोहरत एक ऐसे करिश्माई इंग्लिश टीचर की है जिसने चीन की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी खड़ी कर दी। साल 2018 में उन्होंने आधिकारिक रूप से अलीबाबा के चेयरमैन का पद छोड़ दिया था, लेकिन अलीबाबा के बोर्ड में उन्होंने अपनी एक स्थायी जगह बना रखी है। दौलत और शोहरत दोनों ही पैमानों पर वो चीन की सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैक मा की दरियादिली में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। जैक मा और अलीबाबा फाउंडेशन ने ऐसे किसी भी देश को कोई मदद नहीं दी है जिनका ताइवान से किसी तरह का औपचारिक संबंध है। ताइवान चीन का पड़ोसी और कूटनीतिक प्रतिद्वंद्वी है। चीन की सरकारी मीडिया में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जितना जिक्र होता है, जैक मा का नाम भी तकरीबन उतनी बार ही लिया जाता है। जहां एक तरफ जैक मा को सिर्फ वाहवाही ही मिल रही होती है, शी जिनपिंग को सवालों का सामना भी करना पड़ता है। चीन की सरकार ने भी मेडिकल टीमें और दूसरे जरूरी सामान कई प्रभावित देशों को भेजे हैं। हालांकि कई मेडिकल सप्लाई पहुंचाने की कोशिश नाकाम भी हुई है। कई देशों ने चीन पर खराब क्वालिटी वाली मेडिकल सप्लाई भेजने का इल्जाम लगाया है, लेकिन इसके ठीक उलट जैक मा के शिपमेंट्स ने हर जगह उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाया ही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उन लोगों में से नहीं गिना जाता है जो किसी दूसरे के साथ सुर्खियां शेयर कर लेते हों। उनकी सरकार ने अतीत में पहले भी मशहूर चेहरों को निशाना बनाया है। हाल के सालों में चीन की एक मशहूर अभिनेत्री, एक लोकप्रिय न्यूज एंकर और कई दूसरे अरबपति उद्योगपति लंबे समय के लिए गायब हो गए थे। उस लोकप्रिय न्यूज एंकर समेत इनमें से कुछ तो अब जेल की सजा काट रहे हैं, कुछ हिरासत में रहने के बाद वापस लौट आए हैं। वॉशिंगटन डीसी स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की रिसर्च एसोसिएट एशली फैंग कहती हैं कि साल 2018 में अलीबाबा ग्रुप के चेयरमैन का पद छोड़ते वक्त जैक मा के बारे में अफवाह उड़ी थी कि उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनकी लोकप्रियता कम्युनिस्ट पार्टी से भी ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि जैक मा इस बात से इनकार करते रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि चीन को दुनिया में जैक मा जैसे ही एक लोकप्रिय चीनी चेहरे की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि जैक मा और दूसरे धनी उद्योगपतियों के परोपकार से चीन को अपनी छवि सुधारने का मौका मिल रहा है।